दोस्तों आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है इसके चैप्टर 3 को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर के जो बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सभी प्रश्न को हम कवर करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया लास्ट तक बने रहें और इसे आप नोट्स कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़रूर बनता है। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक अगर हम देखें जो वाक्य है वो यह है कि कक्षा संचालक क्लास का मॉनिटर का जो चुनाव है, क्योंकि अगर हम देखें तो परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा जो है लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन भी नहीं है, कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पे मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन जरूरी नहीं है कि वहाँ पे किया जाए। तो जो सबसे जो आसपास की चीज़ें लगती है वो कक्षा संचालक का चुनाव ही लगता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन जो क्लास के सदस्य होते हैं उनका होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनका होता है। जैसे आप देखें इसकी व्याख्या जो है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक स्वयं अपने निर्णय या प्रतिनिधि चुनने में सीधे भाग लेते हैं। कक्षा में छात्र सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो इस विकल्प को सबसे सटीक बताता है। अब अगर हम सेकंड प्रश्न को देखें कि यह कह रहा है कि इसमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है, तो दोस्तों जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण करना, क्योंकि इसका जो जिम्मेदारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है। जैसे कि इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो संसद, राज्य विधानसभा, यानी संसद की अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव, इसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन सब के चुनाव का जो प्रबंध है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। परंतु जो पंचायती चुनाव के देखरेख और पर्यवेक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की जिम्मेदारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। जो थर्ड प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी राज्य सभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है। दोस्तों अगर हम इसको देखें तो इसका जो सही आंसर है ये थर्ड है, प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। जैसे कि लोकसभा चुनाव सीधे जनता द्वारा होते हैं, जबकि राज्यसभा का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दोस्तों जो देश में जो लोकसभा के चुनाव का प्रावधान है कि प्रत्येक 5 वर्ष पे लोकसभा का चुनाव कराया जाता है और इसमें पब्लिक खुद ही वोट डालती है। परंतु जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है, इस चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, बल्कि जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लेते हैं। दोनों में समानता यही है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान गिने जाने वाले प्रत्येक वैध मत का जो है अपना एक निश्चित और समान महत्व होता है। अब अगर हम फोर्थ अगर देखें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली में वही प्रत्याशी विजित घोषित किया जाता है जो कि चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है। यानी कि किसी भी चुनाव में जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही उम्मीदवार जीता हुआ माना जाता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रणाली में जीत के लिए बहुमत यानी कि 50% प्लस 1 की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो उम्मीदवार अन्य सभी जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उनसे केवल एक वोट भी अगर अधिक पा लेता है तो वो विजय घोषित कर दिया जाता है। अब अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है, संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया। दोस्तों तो सर्वप्रथम हम दोनों के मध्य जो अंतर है इसको देखते हैं। तो तुलना के आधार की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार के आधार पर तुलना करेंगे, मतदाता के आधार पर और सामाजिक प्रभाव के आधार पर। अब हम पहले देखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। तो दोस्तों जो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि पृथक निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान है ये भारत में जो लाया गया था 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ पे सरकार थी। और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था देश में फूट डालो और राज करो की नीति।
इसके तहत 1909 में जो है मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी देश में। इसके बाद में अगर इस चुनाव प्रणाली की विशेषता को देखें तो इसकी जो प्रमुख विशेषता थी कि उम्मीदवार केवल उसी विशेष समुदाय का होता था जिसके लिए वह सीट जो है आरक्षित होती थी। लेकिन जब हम आरक्षित चुनाव क्षेत्र की बात करते हैं जो स्वतंत्र भारत में अपनाया गया, यानी कि आज़ादी के बाद जो संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान किया वो यह प्रावधान किया, आरक्षित निर्वाचन चुनाव क्षेत्र का प्रावधान किया गया। इसकी जो विशेषता थी कि उम्मीदवार केवल उसी विशेष समुदाय, जैसे SC या ST के लिए वर्तमान समय में सीटें रिजर्व की जाती है, जिसके लिए सीटें आरक्षित है वहीं से होगी। ये इनमें जो है समानता था। परंतु वोटिंग को लेकर के अगर हम देखें तो मुख्य अंतर है दोनों में। जो पृथक निर्वाचन मंडल है इसमें वोटिंग जो है सिर्फ उसी समुदाय के लोग ही वोट डाल सकते थे, अन्य समुदाय के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। यानी सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे जिस समुदाय के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। ठीक इसके विपरीत जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र है इसमें क्या है कि सभी मतदाता किसी भी धर्म या जाति के हो वोट डाल सकते हैं। अब अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो यह प्रणाली समाज को जो है धार्मिक या जातीय आधार पर विभाजित करती थी, परंतु जो प्रणाली है यह समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने में मदद करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों में मुख्य अंतर है। अब अगर हम संविधान निर्माताओं द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार न करने के कारण की अगर हम बात करें तो संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित कारणों से पृथक निर्वाचन मंडल को खारिज कर दिया। सर्वप्रथम तो जो पहली चीजें थी कि बिना विभाजनकारी प्रवृत्ति थी इसके अंदर में। संविधान निर्माताओं का मानना था कि पृथक निर्वाचन मंडल भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, क्योंकि यह समुदायों के बीच मतभेद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। जो सेकंड चीजें थी कि समानता के विरुद्ध था। यह प्रणाली लोकतंत्र के इस मूल सिद्धांत के खिलाफ थी कि सभी नागरिक समान है और सभी को मिलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। जो थर्ड चीजें हैं कि राष्ट्रीय एकता से संबंधित कि संविधान निर्माताओं का लक्ष्य एक ऐसी चुनाव प्रणाली बनाना था जो सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक साझा राजनीतिक मंच उपलब्ध कराए और उनको एक साथ लाए। जो फोर्थ चीज़ें थी कि ऐतिहासिक अनुभव के बारे में कि ब्रिटिश शासन के दौरान इस प्रणाली ने अलगाववाद की भावना जो पैदा की थी, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। इसलिए स्वतंत्र भारत के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था की गई ताकि सामाजिक एकता बनी रहे। दोस्तों छठा प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, इसकी पहचान करें और किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, जोड़कर अथवा नए क्रम में सजाकर इसे सही करें। तो जो आपका क है यह कह रहा है कि एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। ये जो है देखिए गलत है, क्योंकि भारत के हर एक चुनाव में नहीं होता है। अब सही कथन को हम देखते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का पालन है भारत के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में होता है और साथ ही साथ जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें भी कराए जाते हैं, परंतु जो राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जो सेकंड चीज क्वेश्चन है, चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता है। तो दोस्तों ये सही है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव का पर्यवेक्षण राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। गौ है, भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता है। दोस्तों ये भी गलत है कथन। सही कथन यह है कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से सिफारिश जो है पारित करना आवश्यक होता है, जिसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। जो घ है, चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। तो दोस्तों ये गलत है। सही कथन यह है इसका कि चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय हो सकता है, परंतु वर्तमान समय में 3 सदस्य होते हैं। वर्तमान में यह बहुसदस्यीय निकाय है, लेकिन यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यह कह रहा है कि भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबकों की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है, लेकिन हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या केवल 12% तक ही पहुंची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भारतीय चुनाव प्रणाली का एक मुख्य आदर्श समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और पिछड़े वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए संविधान में अनु अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद कानून बनाने वाली संस्थाओं यानी कि विधायिका में महिलाओं की संख्या वर्तमान समय में केवल 12% के आसपास है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। सुधार के अगर हम प्रमुख उपाय की बात करें तो विधायिका में महिलाओं की इस कम भागीदारी को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। जो पहला है संवैधानिक आरक्षण की बात। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित करने का कानून पूरी तरह से प्रभावी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल जो है 2023 में पास हो चुकी है, परंतु ये कानूनी रूप से प्रभावी नहीं हो पाया है वर्तमान समय तक। जो दूसरी चीज़ें हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। वर्तमान चुनाव प्रणाली जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसके स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे दलों को महिलाओं को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। जो थर्ड चीज़ें हैं राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण। राजनीतिक दलों के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने कुल टिकटों का एक निश्चित हिस्सा महिला उम्मीदवार को दें। जो फोर्थ चीज़ें हैं कि चुनावी खर्च पर सीमा लाया जाए। राजनीति में बढ़ते धन के प्रभाव को कम करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए, क्योंकि आर्थिक बाधाएं अक्सर महिलाओं को चुनावी दौर से बाहर नहीं कर सके। जो फिफ्थ चीज़ें हैं पहरेदारी और संस्थागत विकास जो है, ऐसी स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठन का विकास किया जाना चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी की निगरानी करें, ताकि उनके साथ में कोई अपराध न हो। इस प्रश्न के निष्कर्ष को अगर हम देखें तो संक्षेप में यह कह सकते हैं कि केवल कानूनी बदलाव या औपचारिक प्रावधान पर्याप्त नहीं है। विधायिका में महिलाओं की न्यायपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक चेतना, राजनीतिक दलों की आंतरिक इच्छा शक्ति और जनता की सक्रिय सतर्कता अनिवार्य है। जब तक लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना में लैंगिक समानता को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक प्रतिनिधित्व का लक्ष्य जो है अधूरा रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यह कह रहा है कि एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी संगोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएं जताई। प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि उनके लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली उचित होगी या समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उचित होगी। दोस्तों इसके आंसर को अगर हम देखें तो सर्वप्रथम हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव प्रणाली का चुनाव वहाँ की सामाजिक विविधता और राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से दो प्रणालियां प्रचलित है, एक जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो अपने देश में भी लागू है, और जो दूसरी जो व्यक्तिगत जवाबदेही पर केंद्रित होता है, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यह दलों के मत प्रतिशत के ऊपर में आधारित होता है। कथनों का विश्लेषण अगर हम देखें तो यह जो पहला कथन है कि लोगों को इस बात की साफ साफ जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कौन है, ताकि वे उसे निजी तौर पर जिम्मेदार ठहरा सके। तो इसके लिए जो उपयुक्त प्रणाली है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। इसका जो मुख्य कारण है वो यह है कि इस प्रणाली में मतदाता सीधे अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को वोट करते हैं, जिससे प्रतिनिधि और जनता के बीच सीधा संपर्क और व्यक्तिगत जवाबदेही बनी रहती है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है कि हमारे देश में भाषाई रूप में अल्पसंख्यक छोटे छोटे समुदाय हैं और देश भर में फैले हैं। हमें इनकी ठीक ठीक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए जो उपयुक्त प्रणाली है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इसका मुख्य जो कारण है वो यह है कि यह प्रणाली उन अल्पसंख्यकों के लिए वरदान है जो पूरे देश में बिखरे हुए हैं और किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत में नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वोट की गिनती दल के कुल मत प्रतिशत में होती है। दोस्तों जो थर्ड है कि विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रखनी चाहिए, तो इसके लिए भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उचित है। इसका जो मुख्य कारण है वो यह है कि इस प्रणाली में किसी दल को विधायिका में उतनी ही सीटें मिलती है जितने उसे कुल मतों का प्रतिशत प्राप्त होता है, यानी इलेक्शन में
जितने प्रतिशत मत किसी भी दल को प्राप्त होगा उतनी ही प्रतिशत सीट जो है उनको विधायिका में यानी कि संसद में या फिर विधानसभा में मिलता है, जिससे वोट और सीट के बीच का जो है अंतर है वो समाप्त हो जाता है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि लोग किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होने चाहिए, भले ही वे उसके राजनीतिक दल को पसंद न करते हों। तो दोस्तों इसके लिए जो उपयुक्त प्रणाली है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। इसका जो मुख्य कारण है वो यह है कि इस व्यवस्था में बैलेट पेपर या ईवीएम पर उम्मीदवार का नाम प्रमुख होता है, जिससे मतदाता दल की विचारधारा से ऊपर उठकर उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर उसे चुन सकता है। इस प्रश्न के निष्कर्ष को अगर हम देखें तो यदि कोई देश स्थानीय स्तर पर मजबूत नेता और जवाबदेही चाहता है तो उसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाना चाहिए। इसके विपरीत यदि देश सामाजिक न्याय और सभी बिखरे हुए समुदाय की सटीक भागीदारी को प्राथमिकता देता है तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अधिक तर्कसंगत है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यह कह रहा है कि एक भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा। गौर से समझिए क्वेश्चन को। इस मामले पर कई विचार सामने आए। एक विचार यह था कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक है, उसे किसी राजनीतिक दल में होने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। और दूसरे विचार के अनुसार ऐसे विकल्प की संभावना कायम रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इस कारण भूतपूर्व चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप इसमें किस पक्ष में सहमत हैं और क्यों है? तो दोस्तों आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिस पर भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इसकी विश्लेषण को अगर हम देखें तो इस मुद्दे पर दो मुख्य जो है तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तो ये है कि लोकतांत्रिक अधिकार एक नागरिक के रूप में पूर्व आयुक्त को चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार है। दूसरा जो अगर हम संस्थागत निष्पक्षता की बात करें तो भविष्य में राजनीतिक लाभ की उम्मीद आयोग के वर्तमान निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। यानी एक तो उसका यह लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, और दूसरा जो संस्थागत निष्पक्षता है यह प्रभावित होता है कि हो सकता है कि वर्तमान समय का जो वो निर्णय लेगा वो निष्पक्ष होकर के नहीं लेगा चुनाव लड़ने की लालच की वजह से। तो दोस्तों जो मेरा अगर आप इसमें मत देखें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मैं दूसरे विचार से अधिक सहमत हूँ कि भूतपूर्व चुनाव आयुक्त को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला तो निष्पक्षता पर संदेह खड़ा हो सकता है। यदि किसी चुनाव आयुक्त को पता हो कि वह भविष्य में किसी दल का सदस्य बन सकता है तो वह अपने कार्यकाल के दौरान उस दल के प्रति नरम रुख अपना सकता है, जिससे आयोग की निष्पक्षता जो है खतरे में पड़ जाएगी। जो सेकंड चीज है कि जनता का विश्वास। चुनाव आयोग की सफलता जनता के विश्वास पर टिकी है। यदि कोई पूर्व आयुक्त चुनाव लड़ता है तो जनता को उसके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों की ईमानदारी पर संदेह हो सकता है। जो थर्ड चीजें हैं कि स्वतंत्रता का संरक्षण। संविधान आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा तो देता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद की गतिविधियों पर स्पष्ट रोक न होने से हितों का टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। जो फोर्थ चीजें हैं कि संवैधानिक मर्यादा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद अत्यंत गरिमामय और अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। इसकी तुलना एक सामान्य नागरिक के अधिकारों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके पास संवेदनशील जानकारी और निर्णय लेने की अपार शक्ति होती है। अब अगर इसके निष्कर्ष को देखें तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित कूलिंग ऑफ पीरियड होनी चाहिए, जिसके दौरान वे किसी राजनीतिक दल में शामिल न हो सके और चुनाव न लड़ सके। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा और अधिक मजबूत होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यह प्रश्न कह रहा है कि भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें।
तो दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि यह सरल थी और एक स्थिर सरकार प्रदान करने में सक्षम थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारतीय राजनीति की बदलती प्रकृति को देखते हुए यह बहस तेज हो गई है कि क्या अब हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाना चाहिए या फिर उसकी ओर बढ़ना चाहिए। कथन के विपक्ष में अगर हम तर्क अगर हम देखें, यानी कि हम अगर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अगर समर्थन में तर्क देते हैं तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मैं इस कथन से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि भारत इस प्रणाली को छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अभी कोई ठोस लाभ नहीं है। स्थिर क्योंकि नहीं होगा यहाँ पे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अभी भी कई ठोस लाभ जो है। इसका जो ठोस लाभ देखिए, पहला तो यह है कि स्थिर शासन, दूसरा ये है कि सरलता है इसमें, तीसरा ये है कि प्रतिनिधि की जवाबदेही, और चौथा ये है कि ध्रुवीकरण का अभाव है इसमें। तो दोस्तों अगर हम स्थिर शासन की बात करें तो यह प्रणाली आमतौर पर एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद करती है, जो भारत जैसे विशाल देश की स्थिरता के लिए आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर संभावना होता है कि किसी पार्टी को स्पष्ट जनाधार मिलेगा। अब अगर हम दूसरी चीज़ें देखें, सरलता की अगर हम बात करें तो भारतीय मतदाताओं के लिए इनमें साक्षरता का स्तर जो है विविध है। यह प्रणाली समझना बहुत ही आसान है, उन्हें केवल एक उम्मीदवार को चुनना होता है। प्रतिनिधि की जवाबदेही की अगर हम बात करें तो इसमें मतदाता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उसे सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ध्रुवीकरण के अभाव की अगर हम बात करें तो यह प्रणाली उम्मीदवारों को सभी समुदायों से वोट मांगने के लिए प्रोत्साहित करती है, न कि केवल एक विशिष्ट जाति या धर्म के समूह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। अब अगर हम इस कथन के पक्ष में अगर हम तर्क दें, यानी कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता के ऊपर में अगर हम कहें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला जो है ये है कि वोट और सीट की विसंगति दूर हो जाएगी इससे, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अक्सर किसी दल को वोट का प्रतिशत तो अधिक मिलता है लेकिन सीटें बहुत कम मिलती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली इस विसंगति को दूर कर लोकतंत्र को अधिक न्याय संगत बनाती है। जो सेकंड चीज़ें हैं कि छोटे दलों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व जो है इससे बढ़ जाता है। जो समुदाय पूरे देश में फैले हुए हैं उन्हें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली में उनकी संख्या के अनुपात में सटीक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। अब अगर हम तीसरी चीज़ें देखें तो बहुदलीय संस्कृति पनप के इससे आएगी। भारत अब एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को विधायिका में बेहतर जगह दे सकती है। तो इस प्रकार से आप पक्ष में जो है तर्क दे सकते हैं। अब इस प्रश्न के निष्कर्ष को देखें तो यद्यपि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अधिक न्याय संगत प्रतीत होती है, लेकिन भारत जैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अभी भी अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से गठबंधन की स्थिर सरकारें बनने का खतरा रहता है और स्थिर सरकारें बनने का खतरा रहता है इसमें, जो भारत के विकास में बाधा बन सकती है। अतः वर्तमान स्थिति में पूरी प्रणाली को बदलने के बजाय दोनों प्रणालियों के मिश्रण सिस्टम पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि कई विशेषज्ञों द्वारा सुझाव दिया गया है। इसमें आधी सीटें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से और आधी सीटें जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली से भरा जा सकता है, ताकि स्थिरता और निष्पक्षता जो है दोनों का संतुलन बना रहे। दोस्तों इस चैप्टर के सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ मैं इस चैप्टर के तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी लाऊंगा अलग वीडियो के माध्यम से, और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं यहाँ से उन सभी प्रश्नों को भी शामिल करूंगा अपनी वीडियो में।